जीवाणु भोजी बैक्टीरिया इसमें से क्या है आपको बताना है। तो जीवाणु भोजी बैक्टीरिया हम किसे कहते हैं? जीवाणु को संक्रमित करने वाला जो विषाणु होता है उसको हम कहते हैं जीवाणु भोजी बैक्टीरिया। तो आप इसे याद रखिएगा, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, उसको हम कहते हैं जीवाणु भोजी। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। जीवाणु भोजी जो होता है एक प्रकार का वायरस होता है जो जीवाणुओं को संक्रमित करता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कीट के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसमें से जो रोग आपका है डेंगू आप याद देखिएगा, डेंगू जो या कीट के काटने से होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तथा यह जो डेंगू के अंतर्गत बुखार आता है, डेंगू का जो बुखार आता है, इसमें डेंगू के बुखार में हड्डियों और जोड़ों में, हमारे जो हड्डियां और जोड़ होते हैं उनमें बहुत अधिक दर्द देखने को मिलता है और तेज गति से एकदम तेज फीवर आता है आपके डेंगू बुखार में। तब इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तथा डेंगू जो आपका होता है वायरस जनित रोग होता है। क्या? तो वायरस से फैलता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वायरस से होने वाला यह संक्रमण आपका है डेंगू। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार से जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है, जो भी मरीज होता है, उसके रक्त में, उसके ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी संख्या अत्यधिक कम हो जाती है। तब इसे याद देखिएगा, डेंगू बुखार में पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके रक्त की जो प्लेटलेट संख्या होती है वो कम होने लगती है। तब इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है हमारा, और डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। यानी कि जो डेंगू हो किसके कारण उत्पन्न होता है आपको बताना है, और दूसरे मनुष्यों में किस प्रकार से पहुंचता है ये भी आपसे पूछा जा रहा है। तो डेंगू जो बुखार होता है यह उत्पन्न किससे होता है? वायरस से होता है। इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो डेंगू बुखार होता है यह वायरस से, किससे? तो वायरस से उत्पन्न होता है। तथा मादा एडीज जो मच्छर होते हैं, मादा एडीज मच्छर के तहत यह फैलता है दूसरे व्यक्तियों में। तब इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वायरस से उत्पन्न होता है और मादा एडीज मच्छर से यह पनपता है। तब इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। पीला बुखार निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, जो आपका पीत ज्वर होता है, जो आपका येलो फीवर होता है, यह वायरस जनित रोग होता है। कौन सा? तो यह एक वायरस जनित रोग होता है आपका येलो फीवर, यानी कि आपका जो पीला बुखार होता है। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। इससे आप याद रखिएगा, यह एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है आपका येलो फीवर, यानी कि पीत ज्वर, जो कि वायरस से फैलता है। तब इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह भी आपका जो पीत ज्वर होता है यह एडीज, आप याद देखिएगा, यह भी आपका जो पीत ज्वर होता है, जो आपका येलो फीवर होता है, यह भी एडीज जाति के मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता? आपसे पूछा जा रहा है किसमें से कौन सा रोग है
जो टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता? इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से आपका जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें से जो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग है वो टाइगर मच्छरों के द्वारा नहीं संचालित होता, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके तीनों हैं, पीत बुखार, चिकनगुनिया और डेंगू, ये टाइगर मच्छरों के द्वारा जो है संचालित होता है, लेकिन आपका जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है यह आपका टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता। जिसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, यह वायरस से पनपता है आपका हाइड्रोफोबिया, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो बी है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणु के द्वारा, यानी कि वायरस के द्वारा जो है आपका हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया मतलब हम रेबीज कह सकते हैं, रेबीज को ही हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तथा हाइड्रोफोबिया का मतलब आपका क्या हो गया? पानी से डरने की प्रक्रिया। पानी से डर लगने लगता है, जिस व्यक्ति को रेबीज हो जाता है उसी को जो है हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। इस बीमारी में जो व्यक्ति होता है वो पानी से डरने लगता है। तब इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तथा इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक होता है वायरस। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर जो चढ़ी हुई झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाने के कारण कौन सा रोग होता है? तो मेनिनजाइटिस नामक जो रोग होता है यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, यह भी आपका वायरस जनित रोग होता है। तो आप इसे याद देखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट रोगों को इसमें हम कवर करेंगे आज, वे सभी आपके वायरस जनित यानी कि विषाणु जनित रोग हैं। तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण आपको बताना है। मतलब जो बच्चे होते हैं, प्रत्येक 200 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो अतिसार से मर जाता है। तो अतिसार का कारण क्या होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो अतिसार का कारक क्या होता है? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, अतिसार का कारक होता है रोटा वायरस। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, रोटा वायरस जो होता है वो अतिसार का कारक होता है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रोटा वायरस। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व में बृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं पैंडेमिक। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उसको हम कहते हैं पैंडेमिक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के रोगों को हम कहते हैं पैंडेमिक, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? आपसे पूछा जाए, इसमें से किसमें जो है सब विषाणु जनित यानी कि वायरस होने वाली बीमारियां आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से मम्स कह लीजिए, रेबीज और हर्पीज, मम्स, रेबीज और हर्पीज, ये तीनों जो बीमारियां आपकी हैं ये किसकी हैं? तो ये तीनों बीमारियां आपकी हैं विषाणु जनित बीमारियां हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। मम्स को हम कहते हैं कंठमाला रोग, कंठमाला भी इसको कहते हैं, मम्स को कंठमाला रोग भी कहते हैं, यह एक विषाणु जनित बीमारी है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपका जो रेबीज है, रेबीज को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, भी आपका विषाणु जनित रोग है। इसके अलावा आपका जो हर्पीज रोग है यह भी आपका विषाणु जनित ही रोग है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारण जीवाणु नहीं होता? आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें से हैजा जो है जीवाणु कारण होता है, डिप्थीरिया आपका जीवाणु कारण होता है, काली खांसी आपकी जीवाणु के कारण होती है, यानी कि ये तीनों जो बीमारियां आपकी दी गई हैं बैक्टीरिया से होती हैं, बैक्टीरिया। लेकिन ऑप्शन जो आपका ए है, एड्स आपका किससे होता है? तो एड्स आपका होता है वायरस जनित रोग है आपका एड्स। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, एड्स जो है आपका वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोलियो का जो वायरस होता है यह शरीर में कैसे प्रवेश करता है? आपसे पूछा गया है।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो पोलियो का वायरस होता है यह शरीर में प्रवेश करता है दूषित भोजन तथा जल से। किससे? तो दूषित भोजन तथा जल से। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तथा यह वायरस जनित रोग होता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पोलियो का कारण क्या होता है? तो वायरस होता है, इंपॉर्टेंट है। विषाणु यानी कि वायरस जो होता है आपका पोलियो का कारण होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। तो पोलियो के टीके की जो खोज है सर्वप्रथम बार की गई थी जोनास साल्क के द्वारा 1952 में। किसके द्वारा? तो जोनास साल्क ने वर्ष 1952 में जो है पोलियो के टीके की खोज की थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यानी कि पोलियो की जो वैक्सीन है यह जोनास साल्क के द्वारा 1952 में खोजी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं? आपसे पूछा, यानी कि इसमें से कौन सा जो रोग है वह विषाणु यानी कि वायरस से नहीं होता है। तो इसमें से आपका जो 6 रोग है जिसको हम टीबी कहते हैं, टीबी आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो टीबी होता है वह बैक्टीरिया जनित रोग होता है, जिससे आप याद कर लीजिएगा टीबी यानी कि 6 रोग जो है आपका बैक्टीरिया जनित रोग होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बैक्टीरिया जनित रोग होता है आपका 6 रोग, और बाकी आपके जो तीनों हैं खसरा, पोलियो, रेबीज। खसरा, पोलियो और रेबीज आपके वायरस जनित रोग हैं, लेकिन आपका जो 6 रोग है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हेपेटाइटिस बी यह जो बीमारी होती है किसके कारण होती है? तो वायरस के कारण होती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? जो हेपेटाइटिस बी बीमारी आपकी यह वायरस से होती है, यानी कि यह वायरस जनित रोग है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, वायरस। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जो हेपेटाइटिस बी रोग होता है इस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तो लीवर यानी कि यकृत होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लीवर कह लीजिए या यकृत कह लीजिए, एक ही बात है। यही जो सीधा अंग है प्रभावित होता है आपका हेपेटाइटिस बी रोग से। तब इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से कौन सी जोड़ी गलत है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लेग का संबंध चूहा से है, बिल्कुल सही है। रेबीज का संबंध कुत्ते से है, बिल्कुल सही है। टेप वर्म का संबंध सुअर से है, बिल्कुल सही। लेकिन पोलियो का संबंध यहाँ पे बंदर से नहीं होगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। पोलियो का संबंध यहाँ पे बंदर से नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, और बाकी तीनों जो आपके इनकी जो जोड़ी है वह बिल्कुल सही यहाँ पे दी गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका जो पोलियो होता है वायरस जनित रोग होता है। कौन सा? तो वायरस जनित रोग होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, HIV एड्स रोग निम्नलिखित में से किससे नहीं फैलता? आपसे पूछा गया, यानी कि जो HIV एड्स होता है यह निम्नलिखित में से किससे नहीं फैलता? आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। HIV संक्रमित रक्त से आपका HIV रोग फैलता है, बिल्कुल सही जवाब है। बिना उबली सुई के प्रयोग से HIV फैलता है, बिल्कुल सही है। मच्छर के काटने से जो है आपका एड्स नहीं फैलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तथा असुरक्षित यौन संबंध से आपका HIV एड्स रोग फैलता है। तो 3 ऑप्शन आपके इसमें से गलत सही हैं, लेकिन आपका जो ऑप्शन सी है यहाँ पे मच्छर के काटने वाला, इससे जो है आपका एड्स नहीं फैलता। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एड्स का कारण क्या होता है? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एड्स का कारण आपका होता है वायरस, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, वायरस। आप इसे याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और यहाँ पे एड्स विषाणु में क्या होता है आपसे पूछा गया है। यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, इसलिए इसको रखा गया है। तो एड्स विषाणु में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो एड्स का विषाणु होता है यह इसमें मिलेगा आपको RNA प्लस प्रोटीन। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एड्स के विषाणु में RNA प्लस प्रोटीन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे दोनों RNA प्लस प्रोटीन दे दिया गया है क्या?
हाँ, तो यहाँ पे आरएनए प्लस प्रोटीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए प्लस प्रोटीन कर लीजिए, आरएनए प्लस आपका प्रोटीन होता है आपके एड्स के विषाणु में, तब इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी कर लीजिए, बिल्कुल सही यहाँ पे आपका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एड्स का पूरा नाम आपसे यहाँ पे पूछा गया, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो संपूर्ण तैयारी के साथ आपको एग्जाम में बैठना है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या पूछ रहा है? एड्स जो आपका विषाणु है, इसके लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? तो एड्स विषाणु के लिए अब तक सबसे ज़्यादा बार आजमाई गई दवा आपको मिलेगी जीवोउडीन। कौन सी? तो जीवोउडीन नामक जो दवा है, यह एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जीवोउडीन। आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका ये यहाँ पे ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और एलिसा परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा का जो आपका परीक्षण होता है, एलिसा परीक्षण जो है एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। एलिसा का जो परीक्षण है यह एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक क्या होता है? आपसे पूछा गया यहाँ पे। तो जापानी एन्सेफलाइटिस नामक जो बीमारी होती है, इसका कारक होता है आपका विषाणु यानी कि वायरस। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। विषाणु यानी कि वायरस, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो सुअरों से ही मेनली आपका फैलता है जापानी एन्सेफलाइटिस। तो जापानी एन्सेफलाइटिस के उन्मूलन में सहायक होता है यह आपका जो सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना, यह जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन में सहायक होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। ये जो आपके पालतू सुअर होते हैं, ये जो यही वाहक माने जाते हैं जो आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस होता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस का जो वाहक है आपके, ये सुअर ही माने जाते हैं, तथा सुअरों से जो है मच्छर जो होते हैं इनसे प्राप्त करते हैं, और मच्छर जो आते हैं बाद में आकर मनुष्य को काटते हैं, और मनुष्य के शरीर में आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। यानी कि जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस का वाहक माना जाता है किसको? सुअरों को। और सुअरों से इनको कौन प्राप्त करता है? सुअरों से इनको मच्छर प्राप्त करते हैं, और मच्छर से यह किसके पास आता है? तो मच्छर जो है आकर मनुष्यों को काटते हैं, और मनुष्यों में आपका जापानी इंसेफ्लाइटिस नामक बीमारी हो जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खसरा की बीमारी होती है निम्नलिखित में से किससे? तो खसरा की जो बीमारी होती है आपकी, होती है यह एक वायरस जनित बीमारी। यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो आपका मीसल होता है, मीसल जिसको कहते हैं मिजल, और यह आपका क्या होता है? एक वायरस जनित बीमारी है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित कब किया गया था? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। चेचक, जिसको हम स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स, इसको हम स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चेचक का जो उन्मूलन है और यह घोषित कब किया गया था? तो 1980 में। जो हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, WHO के द्वारा विश्व से चेचक का जो उन्मूलन है वर्ष 1980 में घोषित किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। चेचक जो आपका है यह विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न आपके सामने है, और इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी का जनक हम कहते हैं एडवर्ड जेनर को, क्योंकि एडवर्ड जेनर के द्वारा ही चेचक के टीके की खोज की गई। चेचक के टीके की जो खोज है आपकी किसके द्वारा की गई थी? तो एडवर्ड जेनर ने ही जो है एडवर्ड जेनर के द्वारा ही आपके जो चेचक का टीका था उसकी खोज की गई थी। तो आप इसे याद देखिएगा। इसी कारण से इम्यूनोलॉजी का जो जनक है हम एडवर्ड जेनर को कहते हैं। तो इसे आप याद देखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, और रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? तो रानीखेत बीमारी का संबंध आपका मुर्गियों से होता है, यानी कि यह मुर्गियों से होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, मुर्गियों से संबंधित आपका यह रानीखेत बीमारी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तथा यह जो रानीखेत बीमारी है यह विषाणु जन्य यानी कि आपकी विषाणुओं से होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और फुट एंड माउथ रोग का कारण क्या होता है? इसको हम खुरपका और मुंहपका रोग भी कहते हैं, और फुट एंड माउथ को हम मुंहपका और खुरपका रोग भी कहते हैं। इसका कारक क्या होता है? तो इसका कारक होता है आपका वायरस। क्या होता है? तो इसका कारक आपका होता है वायरस, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। तो फुट एंड माउथ रोग यानी कि मुंहपका और खुरपका, इस रोग का वाहक आपका क्या होता है? तो इस रोग का वाहक आपका होता है विषाणु यानी कि वायरस। अगला प्रश्न आपके सामने है, फुट एंड माउथ रोग का रोग वाहक क्या होता है? तो ये प्रश्न आपका थोड़ा सा रिपीट हो गया है। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया था? वायरस होता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से टोटल 32 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने, एक और प्रश्न आपके सामने है, और बर्ड फ्लू का कारक यहाँ पे आपसे पूछा गया है। बर्ड फ्लू का कारक क्या होता है? तो आपका जो बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा, और आपका यह बर्ड मतलब इसका कारक क्या होता है? तो H5N1। आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, H5N1 वायरस जो होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्ड फ्लू का वाहक होता है आपका H5N1 वायरस। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल 33 प्रश्नों को, यहाँ पे एक और प्रश्न है, इबोला वायरस का नाम लिया गया था किसके नाम पर? तो इबोला वायरस का नाम जो है आपका एक नदी के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इबोला वायरस का जो नाम है यह एक अफ्रीका में नदी बहती है उसी के नाम पर रखा गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका में कांगो में इबोला नामक एक नदी बहती है, उसी के नाम पर जो है आपका इस इबोला जो वायरस था उसका नाम रखा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो इबोला है एक प्राण घातक विषाणु है, तो इसके बारे में आपको याद रखना, भूलना नहीं है। तो टोटल हमने कितने प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कस किया है? टोटल 34 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया। यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी बीमारियाँ होती हैं जो विषाणु जनित बीमारियाँ होती हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इनको आप एक बार देख लीजिएगा। रेबीज या हाइड्रोफोबिया, दाद, चेचक हो गया, छोटी माता, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ, ये सभी आपकी वायरस जनित यानी कि विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा पहला जो रोग का टॉपिक था, रोग में हमने आज पहले देखा विषाणु जनित रोगों को। कल हमारा जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे जीवाणु जनित रोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।